एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत इतिहास के टॉप 20 क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे। 17 मार्च के दिन आने वाले प्रश्नों को मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से समझाऊंगी। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है और पूरे आपके यहाँ पे 20 प्रश्न हैं। 20 आपके पूरे ऐसे हैं जो 17 मार्च के दिन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो चलिए आंसर सहित हम पढ़ेंगे। ये आपका यहाँ से पहला प्रश्न है, ग्रिड पद्धति क्या थी? तो अच्छे से प्रश्न को समझ लेना है आपको। ग्रिड पद्धति क्या थी? इसका आंसर है विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों से बनी पद्धति को ग्रिड पद्धति कहते हैं। हड़प्पा संस्कृति में सड़कें और नालियां इसी पद्धति से बनी हुई थी। क्या है ग्रिड पद्धतियां? फिर से समझ लीजिए। ग्रिड पद्धतियां हैं वो क्या है आपकी विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों से बनी पद्धति को क्या बोलते हैं? ग्रिड पद्धति कहते हैं। और हड़प्पा संस्कृति में सड़कें और नालियां इसी पद्धति से बनी हुई हैं। ये आपका अथवा है। हड़प्पा सभ्यता में मानके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। तो हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए कई प्रकार की पदार्थ प्रयोग में लाए जाते थे, जैसे कार्निलियन, जेस्पर और स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सैलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा फायोन्स और पकी मिट्टी आदि। तो ये यहाँ पे आपका ये जो पहला प्रश्न है ये कंप्लीट हमने कर लिया है और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो आप इनको अच्छे से कंप्लीट कर लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से ये आपका दूसरा प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची बनाइए। तो हड़प्पा सभ्यता के जो शहरों में लोग होते हैं उनको उपलब्ध कौन कौन सी सामग्रियां हैं भोजन की? गेहूं, जौ, चावल, दाल, सफेद चना, तिल, बाजरा और फल, पत्ती, दूध तथा दूध से बने उत्पाद तथा मछली, भेड़, बकरी, सूअर आदि का मांस भोजन के रूप में उपलब्ध थे। और अथवा है फायोन्स क्या है, ये कहाँ मिलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाए गए पदार्थ को फायोन्स कहते हैं। इसे कीमती छोटे पात्र बनाए जाते थे जो विलासी वस्तु मानी जाती थी और ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े नगरों की खुदाई से प्राप्त हुए हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलना है आपको और ये यहाँ से इंग्लिश में है, कंप्लीट अच्छे से कर ले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आपका तीसरा है। जो बैप्टिस्ट तेवर्नियर कौन था? इसका आंसर है जो बैप्टिस्ट तेवनियर फ्रांसीसी यात्री था। कौन था ये? फ्रांसीसी यात्री था। वह जौहरी था और क्या था? जौहरी भी था। लगभग 6 बार भारत की यात्रा की। वहाँ भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित था। और ये इन बबूता द्वारा पान का क्या वर्णन दिया गया है? पान एक ऐसा वृक्ष है जिसे अंगूर लता की तरह ही उगाया जाता है। पान का कोई फल नहीं होता और इसे केवल इसकी पत्तियों के लिए ही उगाया जाता है। कंप्लीट अच्छे से कर लेना है और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट कर ले इनको अच्छे से। अब आपका यहाँ से चौथा प्रश्न है। खानकाह का अर्थ स्पष्ट कीजिए। खानकाह का आमतौर पर धर्मशाला, लॉज, सामुदायिक केंद्र या सूफियों द्वारा संचालित धर्मशाला के रूप में परिभाषित किया जाता है। खानकाहों को जमात खाना, बड़े सभा हॉल के रूप में भी जाना जाता है और संरचनात्मक रूप से एक खानकाह एक बड़ा कमरा ही हो सकता है या अतिरिक्त आवास स्थान हो सकता है। और ये आपका सगुन और निर्गुण भक्ति परंपरा क्या थी? सगुन भक्ति में ईश्वर का एक आकार होता है जबकि निर्गुण भक्ति में ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। कंप्लीट कर लेना है।
यहाँ से ये आपका अथवा है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका यहाँ से जो अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में नायक कौन थे? नायक विजयनगर साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वाले सेना प्रमुख होते थे, जो सामान्यतः किलों पर नियंत्रण रखते थे, जिनका पास सशस्त्र समर्थक होते थे और ये आमतौर पर तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। हजार राम मंदिर की दो विशेषता लिखनी है। पहली है, इस मंदिर की अतिरिक्त दीवारों पर रामायण के कुछ दृश्य उकेरे गए हैं। और दूसरा है कि इस मंदिर की दीवारों पर पटल शिल्प कला का उपयोग किया गया है। और ये यहाँ से है। छठा प्रश्न है, खुद काश्त और पाही काश्त किन्हें कहा जाता है? खुद काश्त ऐसे किसान थे जो उन्हीं गांवों में रहते थे जिनमें उनकी जमीन थी, और पाही काश्त इसके अंतर्गत वे खेतीहर आते हैं जो दूसरे गांवों से अपनी मर्जी से ठेके पर खेती करने आते थे। अथवा मुगल काल में जमा और हासिल क्या थी? मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था को दो चरण थे, पहला कर निर्धारण और दूसरा है वास्तविक वसूली। जमा लगान की निर्धारित रकम थी और हासिल वास्तविक रूप में वसूली की गई रकम थी। तो ये हो गए हैं आपके यहाँ पे छठा प्रश्न इसका अथवा। और यहाँ से है इंग्लिश मीडियम में कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। सातवां प्रश्न है आपका यहाँ से, सूर्यास्त कानून क्या था? सूर्यास्त कानून स्तंभमारी बंदोबस्त व्यवस्था से संबंधित था। इसके अनुसार जमींदारों का ठीक समय पर राजस्व भुगतान करना आवश्यक था। सूर्यास्त संबंधी कानून के अनुसार निश्चित तिथि को सूर्यास्त से पूर्व यदि जमींदार राजस्व नहीं जमा करता था तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ, अच्छे से समझे और आप भी इनको अच्छे से पढ़ लें और कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और ये आपका यहाँ से अथवा है। अब आठवां प्रश्न हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। आठवां है, बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता था और क्यों? बंगाल आर्मी की जो पौधशाला थी उसे क्या कहा जाता था और क्यों? तो अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था, क्योंकि बंगाल आर्मी के अधिकांश सिपाही अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से भर्ती होकर आए थे और उनमें अधिकांश ब्राह्मण या ऊंची जाति के थे। और मौलवी अहमदुल्ला शाह को डंका शाह क्यों कहा जाता था? 1856 में अहमदुल्ला शाह को अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का प्रचार करते और लोगों के विद्रोह के लिए तैयार करते हुए गांव-गांव जाते देखा गया था। वे एक पालकी में बैठकर चलते थे। पालकी के आगे ढोल और पीछे उनके समर्थक होते थे, इसलिए लोग उन्हें डंका शाह कहने लगे थे। कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है। आपको यहाँ पे मैं समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए इसलिए, और बाकी तो आपको अच्छे से कर लेना है इनको। अब 10वां प्रश्न हम पढ़ेंगे, सॉरी 9वां है। भारतीय संविधान कब सूत्रबद्ध किया गया था और कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को सूत्रबद्ध हुआ था तथा इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और अथवा आप कंप्लीट कर लें। दसवां प्रश्न है ये आपका यहाँ से, पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव पर सरदार पटेल ने क्या तर्क दिए? सरदार पटेल ने कहा था कि पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विषय है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है। उनकी राय में यह एक ऐसी मांग थी जिसने एक समुदाय को
दूसरे समुदाय से भिड़ा दिया और राष्ट्र के टुकड़े कर दिए और रक्तपात को जन्म दिया और देश के विभाजन का कारण बना। तो क्या है पृथक निर्वाचिका प्रस्ताव? तो सरदार पटेल ने कहा था, किसने कहा था? सरदार पटेल ने कहा था कि जो पृथक निर्वाचिक एक ऐसा विषय, क्या है ये पृथक निर्वाचिका? एक ऐसा विषय जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है और उनकी राय में एक ऐसी मांग थी ये जिसमें एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ा दिया, यानी कि एक तरह से लड़ाई करवा दी और राष्ट्र के टुकड़े कर दिए और रक्तपात को जन्म दिया और एक देश के विभाजन का कारण बना। और ये आपका यहाँ से अथवा है। लोकतंत्र की सफलता के लिए गोविंद वल्लभ पंत ने क्या विचार दिए? लोकतंत्र की सफलता के लिए पंत जी ने कहा कि व्यक्ति को आत्म अनुशासन की कला का प्रशिक्षण लेना होगा और लोकतंत्र में व्यक्ति को अपने लिए कम तथा औरों के लिए ज्यादा फिक्र करनी चाहिए। तो ये आपका यहाँ से 10वां प्रश्न पूरा हो गया है। ग्यारहवां आपका प्रश्न है, महाभारत को गतिशील ग्रंथ क्यों कहा गया है? महाभारत को गतिशील ग्रंथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका विकास संस्कृत पाठ तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि सदियों से विभिन्न भाषाओं में इसके रूपांतरण होते रहे हैं, जो लेखकों, लोगों और समुदायों के बीच संवाद को दर्शाते हैं। क्या है महाभारत? जो महाभारत है उसे गतिशील ग्रंथ क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका जो विकास है वो संस्कृत पाठ तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सदियों से विभिन्न भाषाओं में, यानी कि अलग-अलग भाषाओं में इसका रूपांतरण होता जा रहा है, जो लेखकों और लोगों के समुदायों के बीच संवाद के रूप में दर्शाते हैं। अथवा है अंतः विवाह तथा बाह्य विवाह किसे कहते हैं? अंतः विवाह क्या है? अपनी जाति के अंदर किया गया विवाह अंतः विवाह कहलाता है और यह नियम जिसके अनुसार एक विशेष जाति, जनजाति अथवा समुदाय को अपने ही समुदाय के अंदर विवाह संबंध स्थापित करना आवश्यक होता है। और जो बाह्य विवाह है अपने गोत्र, प्रवर, पिंड आदि के बाहर किया गया बाह्य विवाह कहलाता है। यानी कि देखिए अंतः विवाह यानी कि जो अपनी ही जाति में जो हो उसे अंतः विवाह कहते हैं और अपनी जाति से बाहर कहीं भी कर सकते हैं उसे बोलते हैं बाह्य विवाह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से ये आपका अथवा है। अब आपका यहाँ से 12वां प्रश्न है, स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे? स्तूप का निर्माण धार्मिक पूजा, स्मृति या शांति के प्रतीक के रूप में किया जाता था। इन्हें बौद्ध धर्म से जोड़ा जाता है और स्तूपों का निर्माण टीले के आकार का या अर्धगोले आकार ढांचे में किया जाता था। इनमें पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखा जाता था, इसलिए स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे? तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया है, स्तूपों का निर्माण धार्मिक पूजा, स्मृति या शांति के प्रतीक के रूप में किया जाता था। इन्हें बौद्ध धर्म से जोड़ा जाता है और स्तूपों का निर्माण टीले के आकार का या अर्धगोले आकार ढांचे के रूप में किया जाता था और इसमें पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखा जाता था। और ये यहाँ से अथवा है, विजयनगर साम्राज्य को जल संरक्षण प्रणाली का वर्णन। तो विजयनगर साम्राज्य में जल संचय के लिए शासकों ने तुंगभद्रा नदी के प्राकृतिक बेसिन का उपयोग किया, बड़े बांध, जलाशय और नहरों का निर्माण किया, साथ ही वर्षा जल संचय के लिए भी व्यवस्था की। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनको कंप्लीट कर लें। अब ये आपका यहाँ से 13वां प्रश्न है, आपके विचार में महानवमी डिब्बा में से अनुष्ठानों का क्या महत्व है? आंसर है महानवमी डिब्बा विजयनगर साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र था, जहाँ शक्ति और विजय का प्रतीक देवी दुर्गा की पूजा होती थी। इस अनुष्ठान का महत्व विजयनगर शासकों की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करना था। शक्ति और विजय का
प्रतीक। महानवमी के दिन देवी दुर्गा की पूजा शक्ति और विजय का प्रतीक मानी जाती है। दूसरा है राजकीय प्रदर्शन। विजयनगर के शासक इस मंच पर अपनी शक्ति, प्रतिष्ठा और आधिपत्य का प्रदर्शन करते थे। यहाँ से ये आपका अगला है अनुष्ठान। इस अवसर पर मूर्ति पूजा, अश्व पूजा, भैंसों और अन्य जानवरों की बलि दी जाती थी। कंप्लीट करना है, यहाँ से कंप्लीट आप कर लें इनको। और ये यहाँ से। तो आज की इस क्लास में आपको यहाँ पे 13 प्रश्न बताए हैं, सभी को अच्छे से आप कंप्लीट कर लें।